तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 20 फरवरी थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस करंट अफेयर साइंस मैथ रीजनिंग हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने हमारे पास में आए हैं। सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि न केवल आज बल्कि हम अंतिम दिन तक आपका लगातार इसी तरह से एग्जाम एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस करंट अफेयर से शुरू करेंगे, उसके बाद मैथ, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। कम समय में ज्यादा जानकारी देना, यही हमारा उद्देश्य रहता है। 10 से 12 मिनट में आपको पूरे एग्जाम का एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो भाई 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दें। देखिए, तो 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन दिया गया था। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य में यह समझौता हुआ था। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में यह समझौता हुआ था कि भाई जो कांग्रेस है वो द्वितीय सम्मेलन जो गोलमेज होने वाला है उसमें ये भाग लेंगी, यही समझौते में बात की गई थी। चलिए, इसके बाद में गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए गए थे, क्योंकि इस समझौते में इन्होंने जो आपके भगत सिंह थे, इनकी फांसी पर कोई भी बात नहीं की थी कि फांसी को रोकना है कि नहीं रोकना है, इस पर कोई भी चर्चा नहीं की थी। चलिए, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? भाई लगातार दूसरी बार यह रिपीट हुआ है। इससे पहले सेकंड शिफ्ट में भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो टेनिस से संबंधित है लिएंडर पेस। चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो यह एक भारतीय पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्हें सर्वकालिक महान युगल टेनिस खिलाड़ियों में से एक माना जाता है और डेविस कप में सबसे अधिक युगल जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। पेस ने 8 पुरुष युगल और 10 मिश्रित युगल ग्रैंड स्लैम जीते हैं, यह भी आपको याद रखना है। कुल मिलाकर के लिएंडर पेस जो है वो टेनिस के खिलाड़ी हैं। यानी कि खेल और खिलाड़ियों से संबंधित प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो खेल और खिलाड़ियों पर हम एक वीडियो बना देंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? यह प्रश्न आज आपका पूछा गया है। तो गौतम बुद्ध सबको पता है शाक्य वंश से संबंध रखते थे। देखिए पूरी जानकारी गौतम बुद्ध के बारे में बता देते हैं आपको। तो इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय राजा के शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। तो शाक्य कुल के राजा जो शुद्धोधन थे, उनके घर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो महामाया उनकी माँ का नाम था, जो कोलीय वंश से थी, जिनका इनके जन्म के 7 दिन बाद ही निधन हो गया था। उनका पालन जो है महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। जो मेन इनकी माताजी थी उनका नाम था महामाया, लालन पोषण इनका महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद को हटाया नहीं जा सकता, यानी कि निरस्त नहीं किया जा सकता? तो यह आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है। आर्टिकल से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जल्द ही हम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है इनकी वीडियो लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि यहां से 1 से 2 नंबर पक्के आ रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कौन से संविधान संशोधन में? तो 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में आया था, इसमें यह बात कही गई थी। अब 44वें संविधान संशोधन के दौरान एक और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था, जिसके लिए 44वां संविधान संशोधन जाना जाता है। बताइए वो क्या संशोधन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन और 42वां संशोधन यहां से पक्का आपके प्रश्न बनने वाले ही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ में सीमा साझा करती है? यानी कि भारत जो है कितने देशों के साथ में जलीय सीमा साझा करता है? तो कुल 2 देशों के साथ में भारत की जलीय सीमा लगती है। कौन कौन है आइए देख लेते हैं। ऐसे 2 देश हैं जो भारत के साथ में जलीय सीमा साझा करते हैं। एक तो श्रीलंका है और दूसरा मालदीव है। भारत जो है 7 देशों के साथ में अपनी स्थलीय भूमि साझा करता है। सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ में साझा करता है। 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ में लगती है। यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां पर एक त्योहार पूछा गया है। देखिए,
तो स्टैटिक जीके का यह प्रश्न पूछा गया है त्योहार में। देखिए, मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य का फेमस त्योहार है मैसूर दशहरा। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो मैसूर दशहरा कर्नाटक भारत में नदहबा राज उत्सव है। यह एक 10 दिवसीय त्योहार है जिसकी शुरुआत नवरात्रों में नवरात्रि और आखिरी दिन विजयादशमी से होती है। ठीक है, तो नवरात्रि के आखिरी दिन विजयादशमी से इसकी शुरुआत होती है। यह त्योहार अश्विन के हिंदू कैलेंडर महीने में 10वें दिन से मनाया जाता है। ये तो एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया हमने आपको। बस इतना याद रखना, जो मैसूर दशहरा है वह कर्नाटक में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, बुंदू खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बुंदू खान का संबंध सारंगी से है। अब आज सुबह आपसे क्या क्या पूछा? तो एक तो आपसे बांसुरी वादक पूछ लिए थे आज सुबह, ठीक है। उसके बाद में शहनाई वादक पूछ लिया था बिस्मिल्लाह खां जी के बारे में, और यहाँ पर बुंदू खां जी के बारे में पूछ लिया जो कि सारंगी बजाते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि हमने ऑलरेडी बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी वाद्य एवं वाद्य यंत्र, वो देख करके जाइए क्योंकि वहाँ से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। सर्च करना वाद्य एवं वाद्य यंत्र बाई सक्सेस जंक्शन, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। 10 मिनट की वीडियो है, उसी से आपके सारे प्रश्न आ जाएंगे। देखिए, बुंदू खां और संतोष मिश्रा ये दोनों लोग जो है ये आपके सारंगी वादक हैं। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? तो गोवा के द्वारा राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी की गई थी। देखिए, गोवा ने अपने इतिहास में पहली बार इस खेल का आयोजन किया था, इसकी मेजबानी की थी। राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल 29 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, 29 टीमों ने कम से कम एक स्वर्ण पदक जीता था। नेशनल गेम्स के पिछले 4 संस्करणों में शीर्ष पर रहने वाली कौन टीम है? तो ये सर्विसेज जो है 66 स्वर्ण के साथ में शीर्ष पर रही है, 27 रजत। अब ये पूरी जानकारी आपको दी गई है, या पीडीएफ से पढ़ लेना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अभी कुछ देर में हम पीडीएफ इसकी डलवा देंगे तीनों शिफ्ट की। ठीक है, चौथी शिफ्ट अभी छूटेगी तो उसकी पीडीएफ भी डलवा देंगे और उसका भी हम आपका एनालिसिस करवा देंगे। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? भाई सबको पता है, केरल से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब केरल से बनेंगे ही प्रश्न, आगे भी बनेंगे, तो चलिए केरल के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। जनगणना में इसने क्या कारनामा किया है जो यहाँ से प्रश्न लगातार आ रहे हैं। तो भारतीय जनगणना 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94% है। कितनी है? 94% है। केरल की कुल साक्षरता दर सबसे अधिक है। पुरुष साक्षरता 96.11% है, जबकि महिला साक्षरता 92.07% है। केरल की कुल साक्षरता दर 94 है, जो भारत की औसत साक्षरता दर 72.98 से भी अधिक है। ठीक है, तो भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? 72.98 है, जबकि केरल की 94% है। ठीक है, सुबह भी केरल से प्रश्न पूछा गया था कि सर्वाधिक महिला कहाँ पर रहती हैं, तो कहाँ पर जनसंख्या, तो वो भी केरल में ही है। चलिए, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और वहीं विश्व की बात करते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग जी को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्फ खेल से संबंधित शब्दावली आपसे पूछी गई थी। तो कुछ शब्दावलियां आपको बता देते हैं, जैसे कि मार्शल, स्टार्टर, फेयरवे, ये सभी गोल्फ खेल से संबंधित शब्दावलियां हैं। तो गोल्फ से संबंधित शब्दावली पूछी गई, तो आगे भी आपसे शब्दावलियां पूछी जा सकती हैं। तो खेलों की शब्दावलियां याद करके जाना। सुबह आपका रंगास्वामी कब पूछा गया था? सेकंड शिफ्ट का जब हमने एग्जाम एनालिसिस करवाया था उसमें हमने आपको बताया था। तो हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख करके जाइए, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। जैसे अभी लिएंडर पेस वाला तो थर्ड शिफ्ट में ही रिपीट हो गया था, सेकंड में कराया था, थर्ड में रिपीट हो गया। तो पूरा आपको एनालिसिस देख करके जाना है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है? तो आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो, या संसद के दोनों सदनों में कोई भी सत्र ना चल रहा हो। राष्ट्रपति इसे किसी भी समय वापस भी ले सकता है। तो राष्ट्रपति करता है 123, राज्यपाल करता है 213। तो अब राष्ट्रपति पूछ लिया है, आगे आपसे राज्यपाल 101% पूछेगा कि राज्यपाल कब अध्यादेश कौन से आर्टिकल के अनुसार जारी करता है? तो 213। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोक नृत्य से एक और प्रश्न पूछा है, तो राई नृत्य ऑप्शन में दिया गया था। राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य हो जाएगा। देखिए, बुंदेलखंड में लोकप्रिय कुछ महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य हैं देख लीजिए। बधाई हो गया, राई हो गया, बरेदी हो गया, सैरा, कानड़ा, ढिमरियाई और नौरता, ये सारे लोक नृत्य जो है ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य हो जाएंगे।
चलिए, अब यहाँ पर एक प्रश्न बना था कि मूल्यह्रास क्या है? तो मूल्यह्रास आपको हम बता देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप लेकर के आए, ठीक है? उसको आपने कुछ दिन तक यूज़ किया। यूज़ करने के बाद में उसमें जो घिसावट हुई, जो टूट-फूट हुई, इसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। अब किस तरह से प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन क्या दिया गया था, वो अब पता नहीं है क्या ऑप्शन दिया गया था, लेकिन हम मूल्यह्रास के बारे में आपको बता दे रहे हैं। कोई भी चीज़ आप लेकर के आइए, उसको यूज़ कीजिए, उसमें जो भी कमी आएगी, वह उसका मूल्यह्रास कहलाएगा। क्योंकि जब कमी हो जाएगी, मान लीजिए आप बाइक लेकर के आए हैं, बाइक पर आप खूब बड़े बैठ करके अगर 2 महीने भी चलिए, तो मान लीजिए आप 50,000 की बाइक लेकर के आए हैं, तो उसका मूल्य ह्रास हो जाएगा। उसको जब बेचेंगे तो वो भाई 30,000 की ही जाएगी, 50 की नहीं जाएगी। इसी को हम मूल्यह्रास कहते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। चलिए, मैथ में देख लेते हैं भाई। मैथ में प्रश्न पूछा गया था, आज सुबह भी पूछा गया था गोले का। तो किसी गोले की त्रिज्या को 42% घटा देने पर आयतन में क्या परिवर्तन होगा? यह प्रश्न पूछा है। सुबह 50% बढ़ा रहे थे, इस टाइम 42% घटा दिए। तो ऐसे ही आपके प्रश्न बन रहे हैं, कुछ अलग नहीं पूछा जा रहा है। एक प्रश्न बेलन से था, प्रॉफिट लॉस के 2 प्रश्न थे, सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, सीआईएसआई से 1-1 प्रश्न पूछा है, कुल मिलाकर के 2 प्रश्न पूछे हैं, एलसीएम एचसीएफ के 2 प्रश्न, 1 प्रश्न आपका डेसिमल से पूछा गया है, एवरेज से 2 प्रश्न हैं, टाइम एंड वर्क के 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं, बोट एंड स्टीम का भी 1 प्रश्न पूछा गया है। अभी फोर्थ शिफ्ट छूटेगी, तो फोर्थ शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं। रीजनिंग की बात करें, डाइस का हर शिफ्ट में 1 प्रश्न आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न आपके सीरीज के आ रहे हैं, जिसमें नंबर सीरीज और लेटर सीरीज दोनों आ रही है। गणित संक्रियाएं 2 प्रश्न आ ही रहे हैं हर शिफ्ट में। सिटिंग अरेंजमेंट का वर्गाकार मेज पर बैठा करके चारों तरफ जो प्रश्न बनते हैं, वो प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन के 1 से 2 प्रश्न बन रहे हैं। कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न, छिपी हुई आकृति ढूंढने के लिए बन रहा है, तो उसमें 1 प्रश्न छिपी आकृति का बन रहा है। लेटर कोडिंग का 1 प्रश्न और मिरर इमेज का भी 1 प्रश्न आपका बन रहा है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की बात करें तो भाई हिंदी में पर्यायवाची के 2 से 3 प्रश्न तो बन ही रहे हैं। विलोम शब्द के 2 प्रश्न बने हैं, जिनमें से 1 प्रश्न था अवनत। अवनत का विलोम क्या होगा, यह पूछा गया था। पैराग्राफ के 5 प्रश्न आ रहे हैं, सिंपल लेवल के ही आ रहे हैं, कहानी टाइप में पैराग्राफ दे रहे हैं, उसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। 1 प्रश्न आपका समास का पूछा गया था। मुहावरे के 2 से 3 प्रश्न बन ही रहे हैं, मुहावरे पूछे गए थे। अनेक शब्दों के 1 शब्द 2 प्रश्न, वाक्य शुद्धि के 2 प्रश्न, 1 प्रश्न आपके लोकोक्ति के और बर्तनी शुद्धि के भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आपका एनालिसिस हमने पूरा बता दिया है। अब आपकी इच्छा है भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए या फिर कहीं जाकर के 3-4 घंटे का एग्जाम एनालिसिस देखिए, अपना समय बर्बाद कीजिए। 10 से 12 मिनट में पूरा हमने एग्जाम एनालिसिस करा दिया। तो भाई इतने कम समय में पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, लाइक करना तो बनता है, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। और जल्द ही फोर्थ शिफ्ट छूटने वाली है, तो फोर्थ शिफ्ट का भी हम एग्जाम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं तुरंत ही। और कल फिर हम फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आएंगे। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।